हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग साइंस फिजिक्स के लगभग अब समाप्ति की ओर हैं और दो टॉपिक्स और बचते हैं, एक ऊष्मागतिकी और दूसरा विद्युतिकी। ठीक है ना, दो टॉपिक और बच जाता है। इसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे और उसके बाद मैं आपके सामने केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स लाऊंगा और पादप विज्ञान की कुछ चीजें बची हुई हैं और जंतु विज्ञान की कुछ बातें बची हुई हैं, उसको एक वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन का और क्लास है। उसके बाद साइंस का पोर्शन लगभग खत्म। उसके बाद 2 क्लास और लूंगा और उसमें पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं जो परीक्षा में आते हैं, वह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें को उसके भी हम 2-3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप कहें तो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, नहीं तो हम गणित पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? गणित वाले पोर्शन पे आ जाएंगे इस हफ्ते में। और उसके बाद जो दिवाली के बाद का जो समय होगा, लगातार मॉडल टेस्ट पेपर और मैथ वाले पोर्शन को मैं अपनी तरफ से एक बार रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो मैथ वाले पोर्शन को जो भी क्लास लिया है जा रहा है उसको बहुत जिम्मेदारी से पढ़ो। मैथ ही तुम्हें टॉप और पास कराता है, याद रखना। मैथ में गलती नहीं करना। टॉपर होने के लिए भी मैथ बहुत जरूरी है और पास होने वालों के लिए भी मैथ ब्रह्मास्त्र है। क्या है? जो मैथ में 90 में आराम से 75 एबव मार दिया वो टॉपर। क्योंकि सेट में तुम ज्यादा से ज्यादा 60 सही कर सकते हो, 65 सही कर सकते हो, कुछ टिपिकल सवाल होते हैं 60 सही कर सकते हो। 70 इसमें या 60 इसमें, 7 6 13 140 जाता ही है, तो आराम से कर लोगे। आज जो पास करने वाला है 40 नंबर तो इसे नॉर्मली सही करता है हर बच्चा, तो मैथ में 40 नंबर ला देगा और इसमें 50 नंबर या 60 नंबर ला देगा, तो 90 और 100 के बीच में आ जाता है। और याद रखना, कट ऑफ 90 से ओबीसी एससी के लिए 90 और जनरल के लिए ओबीसी के लिए 100। दिमाग में रखो, 100 तुम्हें पार करोगे तो क्या हो जाओगे? लिस्ट में आ जाओगे। आज 100 पार करने का इतना आसान तरीका है यार। मैथ में 90 में से 30 सवाल गलत हो सकता है क्या? इतना भी बड़ा मिस्टेक नहीं कर सकते। 90 में से मान रहे हैं 15 सवाल गलत कर दिए, क्यों? एक खुद सोचो ना, 15 सवाल गलती हो जाएगा, लेकिन 90 में से हम 30 सवाल गलत कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो हो भी गया तो 60 सही हो गया, 60 उधर सही हो गया और 60 इधर सही हो गया, 60 120। और जो टॉपर है वो गलती क्यों करेगा? टॉपर से गलती नहीं होता। ठीक है, तो अपने दिमाग में एकदम बना लो कि 50 इसमें 50 इसमें, आराम से तुम क्वालिफाई कर गए। ठीक है, तो हर एक बच्चा मैथ एनएमएस की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है। बस अपने दिमाग में यह टारगेट फिक्स कर ले, मुझे ये पोर्शन से इतना और इस पोर्शन से इतना उठाना है। कठिन है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, जो आसान है उसको पकड़ो। ठीक है, यहां पे 180 में से 180 नहीं लाना है, 180 में से केवल 100 लाना है। क्या लाना है? 100 लाना है। इसीलिए उस पर काम करो जो तुम्हें आ रहा है, उसको मोर प्रैक्टिस करो। मतलब इसका सवाल आ जाए, गलती नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सेट वाला जो सवाल होता है वो तो सबसे आसान होता है, और 4 गो में से 3 गो सेम होगा, 1 गो अलग होगा, तो ये एकदम गलत नहीं होना चाहिए। ABCD वाला आसान होता है, तो कुछ ऐसी चीजें दिशा वाले तो गलती ना हो। ठीक है, ये तो टप्पा जो होगा वो हम बता देंगे। हमने बता दिया, सबसे पहले आप लोग सेट करेंगे और उसके बाद मैथ करेंगे, क्योंकि सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उत्तर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो आ रहा है उसको करो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे कॉपी में जो ट्रिक लगा होगा उस हिसाब से तुम्हें लग जाएगा कि मैं 50 कर चुका हूं एकदम सही। अब सर जी बता दी हैं वैसा, अब मैं ब्रह्मास्त्र निकाल रहा हूं अपना और चला दूंगा BC। ठीक है, और उसके बाद सीधे मैथ पर आ जाना और लगाना चालू कर देना। 1 घंटे में तुम्हें क्या करना है? सेट, और 2 घंटे में क्या करना है? मैथ। टारगेट एकदम तैयार। आइए आज का हम टॉपिक चलते हैं ऊष्मागतिकी, जिसमें हम ऊष्मा और ताप के बारे में जानेंगे ज्यादा से ज्यादा। ऊष्मागतिकी में समझ लो, ऊष्मा जिसका मात्रक हमने पढ़ा था, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या था? जूल। क्या था बेटा? जूल, जो कार्य का भी मात्रक था। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? कैलोरी। कैलोरी एक छोटा मात्रक है, जूल क्या है? बड़ा मात्रक। अब देखो, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.12 कहो या 186 जूल। ये डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, लेकिन 4.2 भी दे सकता है, पता है ना। अगर ये 5 से अधिक है तो ये 2 हो सकता है, तो 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.186 जूल। याद रखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और ऊष्मा यह कैसे होता है? ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऊष्मा संचरण कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है ना। और ऊष्मा संचरण यह 3 प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल एक सवाल आया है, इस बार भी आएगा। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। यह 3 प्रकार ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? यही बस पूछ देगा। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊष्मा मतलब गर्मी,
गर्मी। तो उष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आ सकता है। कौन कौन सी? चालन, संवहन और विकिरण, रेडिएशन। ये चालन क्या करते हैं? ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, वह किस विधि के द्वारा होता है? उष्मा के चालन, उष्मा संचरण के चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बेटा? चालन। जैसे मैंने एक यहां पर आपको स्केल लगा दिया है, स्केल मतलब छड़, कोई धातु लगा दिया है। अब इस धातु को मैं एक हिस्से पर जब गर्म करूंगा तो अभी जैसे गर्म करने पर लगा है चिमटा है, गर्म करने पर तवा है, चिमटा है, गर्म कर रहे हो, एक हिस्से पर गर्म कर रहे हो, अभी नहीं गर्म हुआ है, लेकिन थोड़े देर बाद पाओगे कि एक हिस्से पर भी गर्म हो गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा हाथ जल जाएगा, और एक कोने में क्या करते हैं? कपड़ा लगा देते हैं, ताकि क्या हो जाए? उष्मा का संचरण इसमें क्या हो जाए? न हो। मतलब कि धातुओं में उष्मा का संचरण किस प्रकार से हो रहा है? एक सिरे से दूसरे। क्या होता है समझो, इधर बस प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जब हम उष्मा के लिए, हम उष्मा मतलब हीट देना, उष्मा मतलब हीट देना। जब हम हीट देते हैं, दिख रहा है बेटा, जब मैं हीट देता हूं ना तो क्या होगा? यहां का जो अणु होगा, ये क्या करेगा? सबसे पहले गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो इसको अपनी ऊर्जा देगा, एक निश्चित सीमा तक ही ये गर्मी बर्दाश्त करेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें 10 रुपया दूं, फट से रख लोगे। 100 रुपया दूं, फट से रख लोगे। 1 लाख रुपया दूं, सर जी जेबुआ भर गया, अब क्या करूं? अच्छा 50,000 इसको देता, और सर जी का नहीं दे, 50,000 ले घरे हमको दे दिए। अब फिर 1 लाख दिए, कोई अब हमको नहीं भर रहा, इसको दो। मतलब तुम अपनी क्षमता के अनुसार ही ना अपने पास ऊर्जा रखोगे, पैसा रखोगे। तो यह अणु अपनी क्षमता के अनुसार रखा, नहीं रखता तो क्या हो जाता? कहां रखेगा बेचारा? पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। कहेगा कि नहीं मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, मैं अगले को ट्रांसफर करूंगा, फिर ये अगले को करेगा, 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 ये अगले करेगा, ये अगले करेगा, ये अगले करेगा, ये अगले करेगा, फिर ये करेगा, और फिर अंततः ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और गर्मी वाला कहेंगे नहीं हम सब अब कितना खिलाएंगे, पेट फट जाएगा सर जी, क्यों? तो क्या हो जाएगा? पिघलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया? उष्मा का संचय कैसे हो रहा है? इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और अंततः इस हिस्से में भी क्या हो गई? उष्मा आ गई। तो उष्मा का संचरण ठोसों में कौन कर रहा है? उनके अणु एक दूसरे से उष्मा को क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं। तो उष्मा का संचरण ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है। क्या होता है बेटा? कहीं कोई जाता नहीं है, बस वो जैसे ही उसकी उष्मा उससे ज्यादा हो जाती है तो ट्रांसफर कर देता है। इसी को कहते हैं चालन। क्या? याद रखना, कह देगा कि चालन में उष्मा विधि में किसके द्वारा, किस पदार्थ में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में। याद रखिएगा। समझ में आ गया बेटा? अरे स्केल गर्म करते हो ना तो तुरंत दूसरा हिस्सा गर्म हो जाता है क्या? थोड़ा समय लगता है ना। हाँ, अब आ जाओ संवहन। मुख्य रूप से यह द्रव और गैसों में होता है। समझ में आया? संवहन में क्या होता है कि जैसे जल को जब गर्म किया जाता है तो संवहन में देखो, संवहन का यह नियम है कि अणु स्वयं उष्मा प्राप्त करने के लिए गतिशील होते हैं। जब पानी को गर्म करोगे तो देखोगे कि क्या होने लगता है, और अंदर एक साइकिल बन जाती है। ऊपर वाला कहेगा, नीचे वाला गर्म हो गया ना, अब चलो हटो तुम जाओ वहां पे, अब मुझे आने दो। फिर वो कहेगा नहीं मुझे आने दो, थोड़ा गर्मी ले लेने दो मुझे, मैं बहुत ठंडी हूं। फिर ये चला जाएगा, ऊपर ठेल देगा उसको, और फिर वो उबलने लगता है। क्या हो जाता है? उबलने लगता है। फिर नीचे वाला आता है। ऐसे ही क्या होने लगता है? उष्मा संचरण में, संवहन में उष्मा संचरण के लिए अणु स्वयं गति करते हैं। क्या करते हैं? और याद रखना, संवहन के द्वारा ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हमारे वायुमंडल में तापमान, ग्रीन हाउस गैसेस जो कही जाती हैं, ये सभी, जैसे कंबल है ना, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी का 3 बातें याद रखना। पृथ्वी का छाता ओजोन, पृथ्वी का कंबल वायुमंडल, पृथ्वी का हार्ट, पृथ्वी का फेफड़ा लंग, अमेज़न के जंगल। ठीक है ना? ये सब चीजें याद रखना एकदम। इसे कंबल कहा जाता है। ये क्या करता है? संवहनी धारा को क्या करता है? संवहनी धाराएं के यही कारण हमारा वायुमंडल क्या है? गर्म रहता है, नहीं तो यहां रह नहीं पाते, ठंडी से पिघल जाते। समझाया? तो हमारा वायुमंडल होने का क्या लाभ है? हम एक अच्छे जीवन को जी रहे हैं। हमारा तापमान रात का बहुत ज्यादा गिर जाता नहीं है। समझ आए ना? तो याद रखना, पृथ्वी का तापमान नियमित कैसे है? संवहन के द्वारा। अब आइए विकिरण। तो निर्वात में यह चलता है उष्मा संचरण की, विकिरण का, रेडिएशन की जो विधि है उष्मा संचरण की विधि में, इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, न ठोस, न द्रव, न गैस। समझ आया? यह निर्वात में चलता है, मतलब एकदम खाली जगह, कुछ नहीं है। कौन? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का, तो कह दे सूर्य के प्रकाश का उष्मा संचरण, प्रकाश पृथ्वी पे जो आती है वह उष्मा संचरण की किस विधि के द्वारा? तो विकिरण विधि के द्वारा। अब कुछ जानने की जरूरत है? बता लोगे? तुमसे पूछा जाएगा कि ठोसों में किस प्रकार का उष्मा संचरण होता है? गैस द्रव में, और निर्वात में? बड़ा आसान है, तुम्हारा ये प्रश्न आया था।
ठीक है। अब आते हैं बेटा, अब इतना समझ में आ गया। अब ऊष्मागतिकी का इतना पोर्शन तुम समझ लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। अब देखो तापमान जो मापा जाता है, तापमान जो मापा जाएगा उसके बहुत सारे पैमाने बनाए गए हैं। उसके क्या बनाए गए? पैमाने बनाए, जो मुख्यतः हमें क्या क्या पढ़ना समझ लो, सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। तो एक जान लो, यह व्यवहारिक तौर पे, जैसे आपसे पूछा जाए व्यवहारिक तौर पे, मतलब जनरली हमारे लोगों के बीच में कौन सा पैमाना सबसे सर्वमान्य है, किस पैमाने का इस्तेमाल जनरली, जैसे एक क्वेश्चन आ गया था, दूरी मापने का सबसे व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो एक लड़का लगा दिया था सेंटीमीटर, या तो नपते रह जाओगे। एक लगा दिया था किलोमीटर, किलोमीटर से नापने जाओगे, कपड़ा नपवाने जाओगे तो लो किलो, अरे यार कपड़ा छोड़वा, मीटर क्या है? सबसे व्यवहारिक मात्रक क्या है? मीटर। मीटर में मापा जाता है। बड़ी दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, 1 मीटर इतना होता है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना जी, समझ आए ना। तो याद रखना व्यवहारिक मतलब जनरली किसका इस्तेमाल किया जाएगा? डिग्री सेल्सियस का। क्यों बताते हैं अभी। फारेनहाइट जो और देखो फारेनहाइट पैमाना एक है और एक क्या है? केल्विन पैमाना। इसका एसआई, यह एसआई यूनिट भी है, तापमान का एसआई मात्रक भी है केल्विन, और वास्तव में केल्विन से ही मापना चाहिए, लेकिन हम मापते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर केल्विन में मापने चले जाएं तो केल्विन में तो बहुत ज्यादा मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मान हो जाएगा। इसी तरह फारेनहाइट में भी बहुत ज्यादा मान हो जाता है। इसी कारण से हम लोग इन दोनों पैमानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री सेल्सियस का। अब समझ लो, डिग्री सेल्सियस में जो हमारा हिमांक बिंदु होता है, जो स्केल होता है, उसमें शुरुआत 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 100 को खाका काटा गया होगा, समझ आया? हिमांक मतलब जहां पे बर्फ में बदल जाए, क्या मतलब वो ठंडा होने लगे, ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब भाप, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब भाप बिंदु, और 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक बिंदु। तो सेल्सियस पैमाने में 0 से कहां तक है? 100 तक। फारेनहाइट में देखो 32 से 212 फारेनहाइट, 212 बहुत वैल्यू ज्यादा है। और केल्विन पैमाना 273 से, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? 32 फारेनहाइट के बराबर। कितने के बराबर? और 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा? मतलब इसका स्केल बेचारा 32 से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? ये 0 से चालू हो रहा था, तो ये 32 से चालू हो रहा है, और कहां तो 212 तो, और उसका 273 से चालू हो रहा है। अब बताओ ना, अब 0 डिग्री सेल्सियस मापना तो हम कहें 273 केल्विन कह दे, चलो 88 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन बताओ, तो 88 या प्लस क्या कर दोगे? 273 उसमें जोड़ दोगे, 273 उसमें क्या कर दोगे? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देख लो बेटा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, कह देगा कि सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बीच में क्या कह देगा? कह देगा कि सेल्सियस का मान दे देगा, फारेनहाइट पूछ लेगा तो केवल 2 का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? केवल इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, हटा दोगे, ठीक है। अगर कह देगा सेल्सियस पूछ रहा है और ये फारेनहाइट नहीं कुछ कह रहा है, न पूछ रहा है न दिया है, कह रहा है केल्विन वैल्यू दिया हुआ है, बताइए सेल्सियस में मान क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे? इसको हटा दोगे, सेल्सियस की वैल्यू रखोगे और ये इक्वेशन रखोगे और के का मान निकाल लोगे। इसको इसमें गुणा कर दोगे, इसको इसमें गुणा कर दोगे, इक्वेशन साल, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट निकाल लोगे। चलो अब आते हैं परम शून्य ताप क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिसके बाद इससे ज्यादा ठंडा अब कोई वस्तु नहीं हो सकता, इससे ज्यादा उसे ठंडा नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु का तापमान इससे कम नहीं हो सकता, वही उसका क्या है? परम शून्य ताप है। क्या है बेटा? और इसका वैल्यू होता है, लिख लेना, -273 डिग्री सेल्सियस। लिख लो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप, ठीक है। कुछ अन्य बातें जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तापमान है डिग्री सेल्सियस में पूछ देता है, फारेनहाइट में पूछ देता है, केल्विन पूछ लेता है। कमरे का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो 27 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में पूछते तो 80.6 और केल्विन में पूछते तो 300। ऐसे ही मानव शरीर का तापमान पूछता है, याद रखना, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट या फिर 310 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ना 310 कौन सा स्केल ऐसा लाए भाई, केल्विन में मापेंगे, क्या पता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? आदमी डर न जाए, 37 है, गर्मी बड़ी 45 हो गया, क्या हो गया? हालांकि आदमी का देखो, आदमी का जो तापमान होता है किसमें मापा जाता है? फारेनहाइट में। मीटर मापते हो ना, 105 कहते हैं सब बुखार हुआ, 104 डिग्री बुखार, वो किसमें माप रहा है? फारेनहाइट में। किसमें माप रहा है? समझ आ गया ना। तो याद रखना तुम लोग ये बात। तो अब इतना कम 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। अब बढ़ने लगे तो ऐसी बात नोट कर लीजिए फटाक से। और कोई बात? हमें लगता है इतना ही पर्याप्त है बेटा, याद रखना, ठीक है ना।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगर केल्विन न पूछे न दे तो क्या करोगे, केवल इतना फार्मूला लगाओगे। क्या करोगे, इतना फार्मूला लगाओगे। कह देगा डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पर वैल्यू बताइए, तो 10 यहां रखोगे, 5 दूनी, अब यहां से 9 दूनी 18, 18 में 32 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 32 जोड़ो 50, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। कोई दिक्कत, निकाल लोगे, आता है प्रश्न, लिख लो तो। -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है, -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू एक समान होती है। लिख लो तो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू एक समान होती है। किस पर, -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 डिग्री, ठीक है ना। -40 डिग्री वह तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक समान होता है। कोई दिक्कत, 40 रखो, 8 पचे 40, 8 बार में कटा, 9 8 72, 72 में से 32 घटा दो, 40 आ गया है। 72 में से 30, 32 में से 32 घटा दो, हो गया ना। तो 40 रखा, 40 यहां भी आ गया, समझ आया है ना। माइनस, तो आपका 40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होगा, -40 डिग्री 40 जिस पर दोनों वैल्यू समान होगा, ठीक है ना। यहां पे नीचे भी है, जल का घनत्व तो कहां सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए हम लोग अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, विद्युत की या विद्युत धारा, जिसमें आवेशों के बारे, स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के बारे में पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग चुंबकत्व पढ़ लेंगे, बस इसके बाद खत्म। आइए, विद्युतिकी में सबसे पहले आवेश क्या है। आवेश एक प्रकार का गुण है, किसी पदार्थ पर एक प्रकार का गुण है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। जैसे याद रखना कि यदि मान लीजिए कि मैंने कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धनावेश और कागज पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। एक कलम जब लेते हो बेटा, पेंसिल लिए, और पेंसिल को जब किसी कागज के साथ जब रगड़ते हो ना, जैसे मैंने बाल में रगड़ा, ठीक है, तो जब बाल में हम रगड़ते हैं, उस पर रगड़ते हैं, कांच को कागज के साथ रगड़ते हैं, तो कांच पर धन आवेश, कांच पर क्या हो जाता है, तो मतलब पेंसिल धनावेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जो कागज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित रहते हैं। क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे ही किसी चीज को मैंने रगड़ा तो क्या हो गया, हमने पढ़ाया था प्रकाशिकी में, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब निकलने लगते हैं। क्या होते लगते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश का चार्ज आ जाता है। किसका चार्ज आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर क्या हो जाता है, ऋणावेश, ठीक है ना। यहाँ धन और ऋण अलग बात है, धन का मतलब घाटा और ऋण का मतलब अधिकता, ठीक है ना। तो धनावेश समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का हुई क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। जब यही आवेश, वैसे स्थिर क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन जब यही आवेश गतिमान होने लगते हैं, जब वो गति करने लगते हैं, धन से ऋण की तरफ जब गति करने लगते हैं, तो इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, धारा, करंट। क्या नाम दे दिया जाता है, जब आवेश गति करने लगते हैं तो इसको विद्युत धारा नाम दे दिया जाता है। समझ में आया। तो याद रखिएगा, आवेश का जो इकाई है कूलाम। आवेश दो प्रकार से होते ही हैं, हमने देख लिया, एक धनावेश होगा, एक क्या होगा, आवेश के कुछ गुण समझ लेते हैं। किसी पदार्थ में अगर सेम आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान आवेश मतलब, असमान मतलब भिन्न भिन्न आवेश, धन और ऋण क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, तो असमान आवेश मतलब यहां पर, इस पर प्लस है, इस पर क्या है, इसलिए कहा ना, पेंसिल को जब इस पर रगड़ते हो और कागज को इसे टच करते हो तो कागज तुरंत खींच लेता है, करता है। तो याद रखना, असमान आवेश एक दूसरे को, ऐसे ही विकल्प बन जाएगा निम्न में से, कथन में से बताइए, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। कथन एक सही, कथन दो सही, एक दो दोनों सही, कोई नहीं। क्या, दोनों सही। क्या, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझ में आ गया ना, समझ आया। असमान आवेश का मतलब समझ रहा हो ना, एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। समान आवेश का मतलब एक पर प्लस होगा, दूसरे पर भी प्लस होगा, या एक पर माइनस हो या दूसरे पर भी
माइनस हो, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। प्लस प्लस होगा तो भी रिपल्स करेगा और माइनस माइनस होगा तो भी रिपल्स करेगा, लेकिन इस पे प्लस है इस पे माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो याद रखिएगा। अब आइए, आवेश प्रवाह का आवेश प्रवाह की क्षमता, किसी पदार्थ में जो आवेश प्रवाह की क्षमता के आधार पे पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो आवेशों के प्रवाह में सक्षम है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो आवेशों का प्रवाह कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई थोड़ा बहुत करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता है और कोई बहुत ज्यादा करता है। इस आधार पर पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है। आपकी पुस्तक में हालांकि 3 ही भागों के बारे में दिया होगा, लेकिन 4 के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसकी खोज हो रही है। कुचालक, जिसमें आवेशों का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को बिल्कुल क्या करते हैं? नकार देते हैं, आवेशों का प्रवाह करने से मना कर देते हैं, जिनमें फ्लो नहीं हो सकता है धारा का, करंट का। लकड़ी में लाइन मारता है क्या? सिंपल सा याद रखो, मारता है क्या? तो नहीं। ऐसे को क्या कहते हैं? इंसुलेटर या कुचालक। ऐसे पदार्थ क्या कहे जाते हैं? कुचालक। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होगा। पूछ देगा निम्न में से कुचालक है, दे देगा सिलिकॉन, चांदी, लोहा, लकड़ी, ढूंढ दोगे तो इसका एग्जांपल लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। अब आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर या किसी एक निर्धारित तापमान पर वह चालक का काम करेगा, लेकिन अगर उसका तापमान कम कर दिया जाए या कुछ अधिक कर दिया जाए, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? कम करने पे तो भाई और चालन अच्छा होगा, ठीक है ना, कम करने पे बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित तापमान पर वह कुचालक का काम करने लगता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो वह सुचालक का काम करता है। मतलब कभी, मतलब बताए तो ना, सुसुप्त ज्वालामुखी कभी जग जाएगा तो कभी सोया ही रहेगा। तो उसी तरह क्या अर्धचालक है, किसी ताप पर वह चालन का काम करता है और किसी ताप पर वह कुचालक का काम करता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा? इसके उदाहरण जान लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है ना, ये याद रखना। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। अब आइए सुचालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर जो विद्युत धारा का चालन करने वाले पदार्थ हैं, धातु हैं, वे सभी, अधातु भी कुछ, याद रखिए, कुछ बेटा अधातु भी विद्युत धारा का वो करता है। ठीक है ना, जैसे ग्रेफाइट और ग्रेफीन, लिख लो, पूछ सकता है। ग्रेफाइट और ग्रेफीन यह अधातु है, लेकिन यह विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसमें यह सुचालक है। क्या है बेटा? सुचालक की तरह काम करते हैं, लेकिन वास्तव में यह धातु नहीं, अधातु है। क्या है? अधातु है। तो याद रखिएगा सुचालक का उदाहरण, सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। चांदी में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम विद्युत धारा का हास होगा, बहुत कम प्रतिरोध होता है चांदी का। चांदी का वायर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि चांदी महंगी है। कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। पूछ दिया जाएगा एजी, चांदी और सोना का रासायनिक सूत्र। तो एजी मतलब चांदी, एयू मतलब याद करने का बताए थे कि पत्नी ने कहा एजी, एयू लाइन मतलब चांदी थोड़ी पसंद होता है, वो क्या मांगती है? सोना। लेकिन किसको बुलाती है? एजी को। किसको? तो एजी, एयू लाइन। तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। क्या कही जाती है बेटा? सिल्वर। और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, बताओ, चांदी से तुम वर्षा करा रहे हो, चांदी इतनी महंगा है ना। तो अब इसको बंद किया जा रहा है। अब देख लो बेटा, चांदी सबसे अच्छा चालक है इस दुनिया में। सबसे अच्छा अगर चालक कुछ है तो चांदी है। क्या है बेटा? चांदी। लेकिन चांदी महंगा है, इसीलिए हम चांदी नहीं, एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉपर के वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉपर भी, जो घरों में जो केबल लगाते हो ना तुम लोग, पतला पतला देखते हो, जो घरों में जो केबल लगाए जाते हो कॉपर के, जो बाहर है एल्यूमिनियम के तार है, चमक रहे हैं जो, आज जो तांबे की तरह चमकता है, देखे हो ना, पीला कैसा होता है जी? अरे वायर जो लगा होता है तुम्हारा, उसको जब फाड़ना, उसके ऊपर का कवरिंग को पीवीसी, क्या कहा जाता है उसको? पीवीसी को जब फाड़ोगे, बैकेलाइट, बैकेलाइट, क्या यह प्लास्टिक क्या है? बैकेलाइट है बेटा, मजबूत है, यह लेयर चढ़ा होता है, इतना आसानी से नहीं करता है। तो उसको हटाओगे तो देखोगे तुम्हें दिखेगा। ठीक है ना बेटा? तो याद रखना सुचालक का सबसे अच्छा उदाहरण चांदी, सोना होता है, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर। क्या? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वास्तव में अभी खोज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान पर कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर, अगर इसका तापमान, किसी भी वस्तु का तापमान गिराया नहीं लगा जाए तो कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, अति चालक की तरह काम करेगा।
ठीक है, ऐसे पदार्थों का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, अर्थात कि 100% विद्युत धारा का फ्लो होता है। जैसे मैंने मान लो एक पाइप दिया, उस पाइप में कहीं भी लॉस नहीं होगा, तेल एकदम चिपकेगा नहीं। 1 लीटर मैंने पेट्रोल भेजा, एकदम तुम्हारे पास 1 लीटर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि बीचवा में फोम लगाए हैं, कुछ सोखता लगाए हैं, 1 लीटर पेट्रोल भेज रहे, पहुंच रहा है 2 बूंद, तो क्या हो गया? कौन बाकी खा गया? सोखता। क्या खा गया? इसी तरह धातुएं हैं, इसी तरह ये एल्युमिनियम है, ये तांबा है, ये पूरी तरीके से क्या विद्युत धारा को प्रवाहित जो किया जाता है। मान लो कि मैंने 220 वोल्ट की धारा भेजी, करंट का कुछ मानो भेजी, वह 220 का न पहुंच के वो पहुंचता है 150। बीच में कौन खा गया? इसी को कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है बेटा? संसार में कोई भी 100% नहीं होता। इसका उदाहरण समझ में आ गया? समझ में आ गया? सबसे कम प्रतिरोध किसका है? चांदी का। इसीलिए चांदी सबसे अच्छा सुचालक मानी जाती है। समझ में आ गया ना? तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है। लोहा का क्यों नहीं बनाया जाता? बैड, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है उसका। क्या? लोहा में भी लाइन मारता है, लेकिन चांदी मारो तो पटक दे तुरंत, पटकेगा वो तुमको छोड़ेगा ही नहीं कभी। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो याद रखिएगा। अब आते हैं, कुछ जान लेते हैं। विद्युत धारा अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ओम का नियम बेटा पूछ सकता है। विद्युत धारा के लिए ओम का नियम दिया गया है, किसी भी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उस परिपथ के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब 2 बिंदुओं के बीच अगर मान लो कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, एक वायर में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर उस परिपथ में विद्युत धारा के समानुपाती, मतलब भी किसके समानुपाती होगा? आई के समानुपाती होगा। और इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है, इसी को कहा जाता है ओम। प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब जितना विभवांतर था उसके बराबर आई नहीं है, कुछ कम होगा। यानी कि V अपान आई का किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। क्या होगा बेटा? विभवांतर बटा करंट, धारा किसके समान बराबर होगा? प्रतिरोध के। मतलब कह दे कि किसी भी वायर का विभवांतर इतना है और धारा इतनी है, तो बताइए प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो निकाल लोगे, विभवांतर बटा करंट काट दोगे तो निकल जाएगा ओम, प्रतिरोध निकल जाएगा, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। और आर को भी कहा जाता है प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम। तुमसे पूछ लिया जाएगा ओम का चिन्ह है ये, ठीक है ना? या प्रतिरोध का मात्रक है, खाली है ये दे देगा, ई का है, तो ये ओम है। क्या है? ओम। किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, और कोई भी पदार्थ 100% सही हो नहीं सकती। जैसे कोई भी कह दिया जाए इंसान बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, कुछ जरूर उसमें कमी होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? लेकिन सबसे कम प्रतिरोध किसका है? चांदी का। प्रतिरोध जितना ही ज्यादा होगा, मतलब समझ लो लाइन उतने खाएगा। अगर हम लोग जान लेना बेटा, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शून्य प्रतिरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम प्रतिरोध का तार बनाने के लिए लगे हुए हैं। अगर इसमें हम लोग सफल हो गए तो विद्युत धारा का जो हास है, जो फालतू में चला जाता है, उसको हम लोग बचा सकते हैं और दुनिया को विद्युत आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं वर्षों तक। ठीक है? कोई दिक्कत? तो ऐसे में हम काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया? विद्युत धारा का हास कैसे हो रहा है? उस तार में प्रतिरोध के कारण। अलग अलग धातुओं के प्रतिरोध अलग अलग हैं। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, कोई पूछे लोहा, चांदी का अच्छा है, फिर तांबा है, फिर क्या है? लोहा बाद में आएगा, लोहा में बहुत कम। मान लो लाइन लोहा पकड़ लिए तो कम ही मार रहा है, लेकिन चांदी छुआ दोगे तुरंत चले जाओगे। आ जाओ, विद्युत धारा का प्रकार भी जान लेते हैं। हालांकि न पूछे आपसे, लेकिन हो सकता है पूछ दे। जैसे पूछ देगा घरों में लगे लाइन कौन निम्न में से कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा है कि डायरेक्ट दिष्ट धारा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। ये क्या है बेटा? एक बार चर्चा जरूर हुई होगी। तो आ जाओ समझ लेते हैं। विद्युत धारा के 2 प्रकार है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी करंट समझ लो, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, यह इसका मान समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है ना? इसकी वैल्यू बदलती रहती है। एसी करंट देखो ये क्या है, देखो ये बदलता रही, कभी कम है कभी अधिक है, दिशा और मान बदलता रहता है, कभी अधिक है कभी कम है। एसी करंट में 2 तरह के फेज होते हैं, एक सिंगल फेज होता है एसी करंट और एक ट्रिपल फेज एसी करंट होता है। सिंगल फेज देखते हो ना, एक अर्थिंग होता है, एक मेन होता है। एक मोटा वाला तार देखे होगा, पहले जमीन में बिछाया जाता होगा, उसमें 3 वायर होगा, लाल होगा, नीला होगा और पीला होगा और ब्लैक होगा। ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। देखते हो ना, मोटा मोटा तार जो होते हैं, किसी फैक्ट्री में जाओगे कब काम करने तो देखोगे मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं। ठीक है? तो सिंगल फेज जो होते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है? 220 वोल्ट का होता है और 5 एम्पीयर उसका करंट।
और ट्रिपल जो मोटर वोटर होता है ना प्रेस टाइप का, वो 3 फेज करंट होता है। वो क्या होता है? 3 फेज करंट होता है, 440 वोल्ट और 5। कृषि उपकरण जो बनाया जाता है, पंप सेट हो गया, बड़े बड़े उपकरण जो बनाए जाते हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना हमारे घरों में जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा करंट है? एसी करंट। कौन सा है बेटा? अब आ जाता है डिस्ट करंट या डायरेक्ट करंट। इसका मान और दिशा अपरिवर्तित रहता है, यह सीधे चलते हैं और इन्हें संग्रहित किया जा सकता है। देखो एसी करंट को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीसी को किया जा सकता है, इसीलिए इसे डीसी को क्या कहा जाता है? संग्रहित धारा। याद रखना बेटा, एसी को डीसी में नहीं बदल पा रहे हैं हम लोग, लेकिन डीसी को एसी में बदल दे रहा है। किससे? इन्वर्टर से। किससे बेटा? इन्वर्टर से। किसे? एसी को डीसी में बदल देते हैं। किससे? डीसी को एसी में इन्वर्टर की सहायता से, और एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा। इसको लिख लो, एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। रेक्टिफायर बदला जा सकता है। देखो ये जो तुम लोग देखते हो क्या लगा होता है तुम्हारे गांव के बाहर, जल जाता है, कहते हो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ना एसी को डीसी में बदलता है, ना डीसी को एसी में बदलता है। दो ये चीज, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? तुम्हारी आंखों के सामने बैठा जनरेटर, इन्वर्टर। समझ आया? लेकिन कोई पूछ दे कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है? कुछ नहीं, वह वोल्टेज को अप डाउन करता है, बस वह धारा को कंट्रोल करता है, बदलता कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? इसीलिए ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, कंट्रोल करे। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा एसी से डीसी कैसे बदलेगा? रेक्टिफायर द्वारा। और डीसी से एसी कैसे बदलेगा? इन्वर्टर, बैटरी लगा होता है ना, तो ये चीज होता है। कुछ बातें और लिख लीजिए थोड़ा, कोई दिक्कत? तो आपसे इसमें क्या पूछेगा? आपसे यही पूछेगा कि सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ठीक है, समझ आया ना? ओम का नियम भी पूछ सकता है, ओम का सूत्र पूछ सकता है, ये जान लीजिएगा। घरों में कौन सा करंट बह रहा है ये जान लीजिएगा। कुछ बातें और नोट कर लीजिए थोड़ा हल्का। अब देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण इसी में है। विद्युत सेल के बारे में बहुत आपसे पूछा जाता है। विद्युत सेल की प्राथमिक जो रासायनिक है उसमें क्या होता है? कैथोड और एनोड लगा होता है। ठीक है, और उससे जोड़कर धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इससे ना जानो बस और जान लो। आते हैं, वो विभिन्न प्रकार के हैं, वो हम स्लाइड भेज देंगे, देख लीजिएगा। विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यह सिंगल यूज सेल है, मतलब एक बार यह चार्ज करके मिल गया, आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, फिर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसे जनरली आप घरों में देखते हैं कोई भी बैटरी है, ठीक है ना, सेल है, वह सेल को एक बार इस्तेमाल कर लिया, फिर उसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। सेल बहुत अच्छे से आपको फाड़ के देखना, उसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है ना, और अलग अलग तरह के सेल, जैसे डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, अलग अलग तरह के ये बनाए जाते हैं। तो ये बस इतना याद रखना, ये सिंगल यूज है। एक बार प्रयोग करने के बाद, निम्न में से एक बार प्रयोग करने के बाद किस सेल का पूरा प्रयोग नहीं हो सकता? प्राथमिक सेल का। इसके उदाहरण क्या है? तो वोल्टीय सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लाउंसे सेल है, शुष्क सेल है। ठीक है ना बेटा, ये सब सिंगल प्राथमिक सेल के उदाहरण है, एक बार यूज कर लिए जाएंगे, फिर यूज नहीं होंगे। अब आते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और यह मल्टी यूज सेल है। क्या है? चार्ज कर दो फिर इस्तेमाल करो, चार्ज करो फिर इस्तेमाल करो, जैसे जान ही रहे हो। ठीक है, मोबाइल है ना। सीसा संचारित सेल और नीले सेल, ये इसके एग्जाम्पल हैं, जनरली पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं कुछ और बातें जो छूट गई हैं, ये याद रखना, पूछेगा। अब आप कुछ और बातें जो जान लेते हैं। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहता है। बंद परिपथ का मतलब जब तक तुम्हारा शरीर, जैसे देखता है कभी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, जब वो बनाता है तो क्या करता है? पैर में चप्पल पहन लेता है, कहता है ना। और वो अगर बहुत स्मार्ट है तो वो कुछ नहीं, क्या करता है? एक तार को एक बार पकड़ेगा, दूसरा छोड़ा रहेगा, एक बार में पकड़ेगा, काम करेगा। ठीक है, जो बहुत सोचना पड़ेगा। कभी भी परिपथ, चिड़ियों को लाइन क्यों नहीं मारता है? परिपथ पूरा ही नहीं होता। वो तार पे बैठे रहते हैं लेकिन परिपथ कभी पूरा, लेकिन दूसरा हिस्सा उनका जैसे ही दूसरे तार में छुआ, खत्म। ठीक है, तो और क्या है? उनका पैर जो होता है, तलवा जो होता है, उसमें ब्लड होता ही नहीं है। अगर ब्लड मिल जाता तो ब्लड में आयरन है। हमें लाइन क्यों मारता है? सर जी एक के तरफ पकड़ते लाइन मार देता है, क्यों है? तुम लाइन को ऐसे पकड़ रहे हो कि एक परिपथ पूरा हो जा रहा है, और जैसे ही परिपथ पूरा होगा यहां पे करंट बहने लगेगा। पूरा क्या करेगा? इस करंट में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वो खींचने लगेगा, तुम खींच जाते हो, तो तुम तुरंत क्या करते हो? छोड़ दो। परिपथ पूरा नहीं होना चाहिए, और परिपथ पूरा न होने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चप्पल पहन लिया, प्लास्टिक पहन लिया, ठीक है,
तो हम लोग परिपथ पूरा, जैसे लकड़ी से होता है तो छुड़ाते हो, लकड़ी अगर खुद छूने जाओगे तो परिपथ क्या हो जाएगा, वहां से करंट होकर तुम्हारे शरीर में बन जाएगा, अर्थिंग ले लेगा और फिर हो जाएगा, करंट पूरा हो जाएगा। और तुम पकड़ लिए, अब करंट परिपथ पूरा हो गया, अब लाइन मार देगा। लेकिन तुम क्या करते हो, लकड़ी से उसको छुड़ाते हो, अब परिपथ पूरा, तो धारा वहीं बहेगी जहां परिपथ उसको रास्ता मिलेगा, उसको अपनी साइकिल पूरा करने का रास्ता मिलेगा। जहां वह गोल चक्कर बना लेगा, लाइन मारेगा। अगर नहीं कर पाया तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? तो याद रखना हमेशा क्या होगा, बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती बहती है, अन्यथा नहीं बहेगी। घरों में जो हमारे बिजली के उपकरण लगाए गए हैं, जो घरों में लाइटें जो लगाई गई हैं, हमारे घरों में जो लाइन की पूरी प्लानिंग जो की गई है, देखो ना, पूरा ये बिजली लगता है ना, वायरिंग, वो सभी समांतर क्रम में लगाया गया है। किस क्रम में? वायरिंग दो क्रम में होती है हमारे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में नहीं लगाया गया है, सीरीज में नहीं लगाया गया है। सीरीज में लगाने का मतलब कि एक बल्ब यहां जोड़ा, जैसे भुक भुक ये अभी दिवाली में इस्तेमाल करोगे ना, तो देखो पहले क्या था, एक बल्ब जला, खराब हो गया है ना, अब वो सारा बंद हो गया, फिर दूसरा यहां पे जोड़ दिया जाता है, फिर तीसरा जोड़ दिया जाता है। इसे कहा जाता है क्या? श्रेणी क्रम। क्या कहा जाता है? लेकिन समांतर क्रम में देखो ऐसे कर दिया जाएगा, समांतर क्रम में ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है बेटा? समांतर क्रम में ऐसे जोड़ दिया जाता है। अगर मान लो इसमें का बल्ब खराब है तो हमारे घर का करंट चलेगा, बल्ब चेंज करो हो जाएगा। ठीक है? लेकिन बाकी जलेगा, बाकी क्या होगा, जलेगा, लेकिन यहां पे अब नहीं चलेगा, क्योंकि वहां का बल्ब फ्यूज हो चुका है, अब धारा को परिपथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहां पे लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है ना? तो लेकिन एक ही परिपथ केवल बंद होगा, बाकी तो चलेगा ना। इसीलिए घरों में कौन से श्रेणी में लगाए जाते हैं वायरिंग? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है। श्रेणी में लगा दिया तो एक बल्ब फ्यूज, बाकी सब फ्यूज, क्योंकि इनको लाइट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये बड़ा पूछता है, जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। श्रेणी क्रम में समझ लो क्या होता है, रेजिस्टेंस R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है? प्लस डॉट डॉट डॉट। और समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में रेजिस्टेंस निकालने का है, और ये श्रेणी क्रम में है। बस पूछ दे, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस का फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, बस सिंपल सा बहुत है, पूछ सकता है। अब आइए कुछ जानते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स का, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व देखो बेटा, चुंबक हमारे धरती पर मौजूद कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर यह प्राकृतिक गुण है कि वो अपनी तरफ कुछ वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। चुंबक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। क्या होता है बेटा? प्राकृतिक चुंबक भी होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे चुंबक बहुत सारे हैं। लोहे का ऑक्साइड क्या है बेटा? पत्थर प्राकृतिक चुंबक है, यह लोहे का ऑक्साइड होता है, फेरस। ठीक है ना? कृत्रिम चुंबक लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि पदार्थ से कृत्रिम विधियों द्वारा आकृति कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, इसमें लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने की शक्ति प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। तो कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना बेटा? अब देख लेते हैं, तो समझ में आ गया। अब चुंबक की बात कर लेते हैं। कुछ जनरली चुंबक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, भाई मानव ने बनाया है। अब देखो, अब देखते हैं, चुंबक में दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं बेटा? जैसे हमने जब अर्थ भी पढ़ाया था तो बताया था, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे साउथ पोल कहते हैं। तो इसमें भी सेम यही है, नॉर्थ पोल एक होता है और एक साउथ पोल। जैसे इस चुंबक को मैं तोड़ दूंगा तो कुछ नहीं, फिर से यह चुंबक नया जन्म ले लेगा, फिर से यह नॉर्थ साउथ हो जाएगा और ये भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा। जहां से तोड़ोगे वहां से, मतलब चुंबक का एक हिस्सा नॉर्थ होता है और एक हिस्सा साउथ पोल होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हर चुंबक का। अब कुछ पूछा जाता है चुंबकीय सुई से, स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई चुंबकीय सुई रखी गई है तो उसका नॉर्थ वाला पोल किधर होगा? उत्तर दिशा में। कहां होगा बेटा? क्यों उत्तर दिशा में होगा? कि तुम्हें भी पता है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव का चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि कभी सारे महाद्वीप किधर जा रहे हैं? उत्तर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब में लोहा है ना, खनिज है, लोहा है। और हमें कभी उत्तर दिशा की तरफ सर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सर की नसें पतली हैं और हमारा ब्लड में क्या है? आयरन है। हमारे सर में ब्लड चला जाएगा और सर की नट से क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। इसीलिए हमें उत्तर दिशा में सर करना। लेकिन जो मर जाते हैं उन्हें उत्तर दिशा में करके सुला दिया जाता है, कह दिया जाता है अब दोबारा ना उठना, अब आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब चुंबकीय सुई समझ में आ गया, हमेशा किस दिशा में रहेगा मेरे बच्चों? बड़ा कंफ्यूजन मत हो, ये टॉपिक लोग छूते नहीं है और ये टॉपिक बहुत आसानी से बरस पूछ लिया जाता है। अब तुमसे पूछ लिया जाए घरों में कौन सी धारा बहती है, एसी धारा की डीसी धारा? बस इतने पूछ देगा।
कह देगा कि चुंबकीय सुई स्वतंत्र पूर्वक किधर किस दिशा में रहती है। तो कब जब डिस्कस किया, अब बच्चों को इतना टॉपिक कौन पढ़ाएगा। हमने इतना बृहद स्तर पे तुम्हें साइंस पढ़ा दिया कि मुझे लगता है कि अगर तुम बस जाके वीडियो देख लो और सुनते रहो कर ले जाओगे। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। बड़े नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। किधर से जाती हैं बेटा, नॉर्थ से। और वहां पे विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा था। कहां जा रहा था, प्लस से माइनस की तरफ। अब यहां देखो पूछ दिया जाता है विद्युत बल रेखाएं, इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं। सबसे न्यूनतम कहां पे होता है, पोल पर। कहां होता है, पोल पर। देखो यहां पे सब चिपक गया है। दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहां होती है, चुंबक के पोलों शीर्षों पर। चुंबक के पोल इसे कहा जाता है, शीर्ष मत बोलो, पोल क्या कहा जाता है, ध्रुवों पर। देखो यहां पर सबसे कम है और यहां पर भी सबसे अधिक कहां है, बीच में। कहां है, तो जो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम पोल पे होती है और सबसे अधिक, और चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर बहती हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो मेरे बच्चों इतनी बातें हैं, आप लोग याद रखिए, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। शक्तिशाली चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं पास पास रहती हैं। कुछ विद्युत चुंबक है, पूछ लेता है, नोट कर लो। विद्युत चुंबक धारावाही कुंडली की बल रेखाएं, कुंडली के चारों, मान लो कोई वायर है और इस पे क्या कर दिया गया है, वायरिंग कर दिया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। लिख लो विद्युत चुंबक, यह एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक पूछ देगा, विद्युत चुंबक निम्न में से किसका उदाहरण है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक दोनों कोई नहीं। अस्थायी, जो गर्म लोहे के छड़ पर तांबे के विद्युत रोधी, मतलब एक लोहा होगा और इस पर क्या किया गया, वायरिंग किया गया होगा, मतलब एक वायर से लपेटा गया होगा। क्या किया गया होगा बेटा, लपेटा गया होगा। बता दो ना फैराडे का नियम, या तो उस पर चुंबक लपेट दो, वायर लपेट दो और धारा प्रवाहित करो, या फिर क्या करो, एक चुंबक को घुमाओ और उसके तरफ चारों तरफ वो कर दो, क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अगर विद्युत धारा कर दिए तो चुंबक बन जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाता ना कि तरवा खींच लिया, समझाया, याद रखना। तो अस्थायी चुंबक है, गर्म छड़ तांबे पर प्रतिरोधी प्रणाली का लपेट कर बनाया गया है, ठीक है। उदाहरण लिख लो, विद्युत चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसका प्रयोग बिजली की घंटी, तार संचार, टेलीफोन, डायनमो, मोटर आदि में किया जाता है। लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें हो गई। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना।